जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। भैया किसान सुखी नहीं है, हिंदुस्तान भी सुखी नहीं है, होगा भी नहीं अगर सब लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। यहाँ विज्ञान, किसान और सरकार सबको मिलकर काम करना है, लेकिन कहीं कहीं भूमिकाएं गड़बड़ हो रही हैं। तो हम लोग जगा रहे हैं किसानों को जा करके। आज मेरे साथ कुछ किसान भाई आए, तो मैं महीने में एक दिन ऐसा रखता हूं कि अगर आप चाहें तो मुझसे आगे डायरेक्ट मिल सकते हैं। और जल्दी ही हम वेबिनार शुरू करने वाले हैं। एक विनम्र अनुरोध है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने इस फौजी भाई को सपोर्ट करो और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों तक शेयर करो। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि हमने कई बार एनालिसिस किया है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे सब्सक्राइबर से 50 से 100 गुना ज़्यादा हैं। तो शायद किसानों को बेचारों को पता भी नहीं है ज़्यादातर को। तो नीचे एक बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। फिर उसमें दोबारा दबाओगे तो 3 घंटी आती है। एक पे घंटी बजने का निशान आएगा, एक पे साधारण आएगा और एक पे घंटी बंद का आएगा। तो ऊपर वाला दबा दो, तो जब भी कभी हमारी वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा हम आपके आभारी हैं कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं एक छोटा सा परिचय सभी का करवाता हूं, फिर हम आगे की चर्चा आज शुरू करेंगे। आज की वीडियो का विषय रहेगा गन्ने में आने वाली समस्याएं। और एक आदमी अगर आज केमिकल छोड़ के नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहे अचानक से, तो कैसे जाए, और या जाए या ना जाए, और अगर वो केमिकल फार्मिंग कर रहा है तो कैसे इसकी तरफ आए। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। आपका एक परिचय। जी, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं ग्राम शाहपुर अजेड़ा, पोस्ट व तहसील धनौरा, अमरोहा, यूपी से हूँ। और वहीं से मैं राहुल जी से मिलने एक बार आया हूँ कि कैसे शुरू किया जाए, जैविक को शुरुआत कैसे करें केमिकल से फ्री होने के लिए। ठीक है संदीप जी, कब कितने एकड़ में खेती करते हैं? लगभग जी मेरी मानिएगा 15 एकड़ के आसपास में खेती है। अच्छा, 15 एकड़ के आसपास। अभी किस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा फसल खड़ी है? सबसे ज्यादा गन्ना खड़ा है जिस टाइम। हाँ जी, ठीक है। मेरा नाम अरविंद कुमार, गांव मनोवरपुर पड़ता है, तहसील नौगामा सादा, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। मूल रूप से हम गन्ने की खेती करते हैं। लगभग 5 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। और गन्ने को जो लगाते हैं तो जो 2-4 सालों से वो तो सूख जाता है। और यदि सूखता भी नहीं है, केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग करके उसे बचा भी लेते हैं किसी तरह से, तो तब भी पैदावार बहुत डाउन होती चली जाती। फंगस से बार बार हकीकत तो 35 कुंटल की बिके की है। हाँ, कहने को कोई 100-150 कहानी सुनाओ जाओ वीडियो में, वो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 40-50 तक। 40-50 बस, वो भी लागत लगाने के बाद। लागत, अगर घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ गई और अगर उसमें जहर नहीं डाला तो वो भी गया जी। तो इसे कैसे बेहतर करा जाए, यही मैं पूछ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। भैया जी आपका परिचय। नाम प्रेमराज सिंह, गांव जोजखेड़ा, जिला अमरोहा, आपकी यूपी। गलती नहीं, कैमरे के सामने थोड़ा सा ऐसा। हम भी जब शुरू में आए तो नाम भूल जाऊं तो मैं अपना राहुल भाई जी से हम भी जैविक खेती की जानकारी करने के लिए यहाँ आए हैं। आप किस चीज की खेती करते हैं? जी, गन्ने की खेती करते हैं 9 एकड़। अच्छा, गन्ना है जी। हाँ जी। भैया को। मैं ये अनुज सिंह, ग्राम जोजखेड़ा, जिला अमरोहा। मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ राहुल भाई से, पर जो है 2-4 महीने में मिलने आ जाता हूँ राहुल भाई से और नई राय लेने के लिए। जी जी जी, नहीं कुछ सवाल भी हैं अनुज भाई के। हाँ, मेरे कुछ सवाल सवाल भी समाधान हैं, करेंगे। चर्चा होगी। कई बार जब गाड़ी चलाते हैं ना हम, तो हम भले ही अच्छे ड्राइवर हों, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि यार ये गाड़ी की चिक चिक बंद नहीं हो रही। हेलो, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह जी, गांव सवाजपुर, पोस्ट अलाउद्दीनपुर, जिला बिजनौर। अच्छा, अलादीनपुर के पास आपका गाँव। अलाउद्दीनपुर। आपके सवाल? मेरे सवाल सर ये थे, एक तो मैं अभी शुरुआत करना चाह रहा हूँ केमिकल्स से फ्री होके, और जैविक में कैसे आए। अच्छा, हाँ। देखो वैसे तो इसके लिए 1250 और 1251 नंबर की वीडियो बना रखी है। हाँ। अब एक बहुत सीधी सी बात समझ, इसको भैया जी बंद ही कर दो थोड़ी देर। ससुराल से हो तो उठा लियो, बाकी सबका चल जाएगा भाई, घर वाले को नाराज नहीं करना। तो इसमें 2-3 समस्याएं हैं, समस्या भी नहीं है। इसको हमने मेन चीज को समझना। ये मिट्टी है, आप सब लोग ध्यान देना इस बात को, ठीक है? ये मिट्टी है हमारी। अब अगर हम इसके अंदर प्रकृति ने क्या चीज दी है कि इस मिट्टी का 2% तो होना चाहिए बायोमास। अब बायोमास, कार्बन, ह्यूमस, दुनिया भर की कहानी लोग सुना रहे हैं। वो क्या है? जितने भी जीव हैं जिनके अंदर जान है, उनकी डेड बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए। आप ऐसे ऐसे समझ लो, मोटा मोटा सा। जैसे गन्ने की डेड बॉडी इसमें होनी चाहिए। अब अगर आपने 1 एकड़ से 300 कुंटल गन्ना निकाला, तो 300 कुंटल गन्ना तो आप ले गए निकाल के, लेकिन 300 कुंटल बदले में इसमें डालना पड़ेगा बायोमास। आपने गेहूं निकाला 1 एकड़ से 30 कुंटल, तो गेहूं में से आपने बाकी भूसा निकाल लिया 30 कुंटल, और 30 कुंटल निकाल लिया आपने गेहूं। 60 कुंटल आप इस गेहूं घर से ले गए, अपने घर ले गए, भूसा बेच दिया और गेहूं आपने वो भी बेच दिया।
तो ये 60 कुंटल आपको वापस से इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा अगली फसल से पहले। ये प्रकृति का नियम है। अब ये 2% सारा मिला करके डेड बॉडीज वगैरह सब 2% होनी चाहिए। अब 2% तो हम अंदाजा कैसे लगाएं? तो एवरेज मान के चलिए कि आपकी साल में एक बार हरी खाद हो जानी चाहिए, नवरत्न खाद, एक बार 100 कुंटल, कुछ भी कबाड़ मिला के सारा गोबर ऊबर वर्मी कंपोस्ट सब मिला के 100 कुंटल होना चाहिए। इतना पर्याप्त है 1 एकड़ के लिए। एक बार हरी खाद बोलो, हरी खाद में नवरत्न खाद, नवरत्न पूछना मुझसे, नवरत्न की वीडियो पड़ी आने वाली है डॉक्टर साहब की, उसने सब बताया हुआ है उसमें क्या क्या है, और मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार हरी खाद, 9 फसलें उसमें होनी चाहिए, 2-2 किलो उनका वजन होना चाहिए, और जो उस सीजन में जम जाए बढ़िया करके, जिसमें दलहनी तिलहनी सब हो। ये एक बार जुताई कर दो। और अनुज भाई 100 कुंटल ज्यादा नहीं, बस केवल 100-150 कुंटल सारा मटेरियल, जिसमें गोबर की खाद, गन्ने की पत्ती, भूस सारा मिला करके 150 कुंटल होना चाहिए। कुछ भी हो, ये साल भर की डोज है इसकी। अगर आपने इतना दे दिया तो जमीन आपकी उठनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से पहला कदम हो जाएगा वेंटिलेटर से। अब इसमें जैसा आपने बताया अभी 150 कुंटल मटेरियल, जैसा 150 कुंटल कुड़ी का ही खाद डल जाए। हाँ, कुछ भी आपकी इच्छा है, वो तो बेहतरीन है, पूरी खाद तो आपको बदले में देना हो। मैंने आपको 100 रुपए दिए, मुझे 100 रुपए खुले दे दो, तुम 50 के दे दो, 20 के दे दो, मुझे कर लेना उससे, मुझे तो खुले चाहिए, वो आपकी सुविधा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये जो मिट्टी है इसके अंदर 2% बायोमास होना जरूरी है। 2% बायोमास में हम तोल लेंगे तो है नहीं, एवरेज मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा जा सकते हो, इससे कम नहीं। अब इसमें तीसरी चीज एक है, जब इस जमीन के अंदर 2% बायोमास हो जाएगा तो इसके अंदर अपने आप 10,000 से ज्यादा प्रजातियां जीवों की रहने आ जाएंगी प्राकृतिक तौर पे। और 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 3 अरब बैक्टीरिया अपने आप आ जाएंगे, और फंगस, सूक्ष्म जीव जिसको हम कह रहे हैं। 10,000 प्रजाति के 3 अरब आदमी कह लो अब समझने के लिए किसानों की भाषा में, इन मकानों में रहने आ जाएंगे, ये उनका भोजन है। अब हमने जीवाणु छोड़ दिए धनाधन 2,000 लीटर ड्रम पे, हमारे खेत में बायोमास है नहीं तो वे खाएंगे क्या? भोजन भी चाहिए। आप यहाँ आए, बैठ गए, ओमवीर जी आ गए, सब मिल गए, मैं हुई नहीं, यहाँ लोग है क्या आ गए? तो हम जब कहीं जा रहे हैं दावत में भी, तो हम पहले वो ढूंढते हैं पंडाल खाए भैया, पहले रोटी खा ले, बाद में बात करेंगे, है नहीं? तो हमने खेत में अगर जीवाणु छोड़े तो बायोमास भी तो चाहिए। तो ये बायोमास और जीवाणु और ये जो मिट्टी के कण हैं, जब आप इनको सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे, इन मिट्टी के कणों को जब सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे तो आपको ये नीले पीले हरे रंग के कई बहुत सारे अनंत, ऐसा लगेगा हम किसी पहाड़ में आ गए। ये जो मिट्टी के कण हैं ये पत्थरों का चूरा है। अब ये जो है एक हिस्सा बायोमास समझ में आ गया सरल भाषा में, और जीवाणु आपके खेत में खुद भी आ जाएंगे, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं बाहर से कल्चर लेके या जीवामृत डाल के, या जैसे भी बहुत तरीके हैं। और कुछ भी नहीं तो जब बायोमास आएगा तो जीवाणु नेचर अपने आप आपको भेजती है वापस रिप्लेस करके। तेजी से करना है इस काम को तो फिर आप ये कल्चर चला सकते हो, जैसे भूमित्र भूप्रैरी, और इसके अंदर हमने 12-14 प्रकार के दिए हैं, बहुत लोग उसको दे रहे हैं भारत में। आप उनको चलाओ, कुछ भी नहीं है तो गाय भैंस का पेशाब मल्टीपल करके चलाओ, सरसों के खल, गुड़, गोबर, खली, मतलब देने पे आपको आना चाहिए इस तरफ कुल मिला के जमीन के लिए। अब ये जो तीसरा वाला हिस्सा बचा पत्थर वाला, तो जब तक के लिए पृथ्वी है तब तक के लिए प्रकृति ने, उस परमात्मा ने जिसने इसको बनाया है, मैंने तो देखा नहीं वो किस रूप में है, लोग अलग अलग रूपों में मान रहे हैं। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, और वो किस रूप में कहाँ है किसी को नहीं पता। तो उस प्रकृति ऊपर वाले ने जो हमें बनाया, तो उसने हमारे भोजन की व्यवस्था भी लास्ट तक की करके दी है। तो ये जो पत्थर हैं इनके अंदर आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर जो दुकानों से ला रहे हो वो प्राकृतिक तौर पे पड़ी है, लेकिन इन पत्थरों में से खींच के देने की जो कला है वो जीवाणुओं में है। अब बायोमास भी है आपके पास और ये मिनरल तो है ही, लेकिन जीवाणु नहीं है महाराज। अब अगर जीवाणु है, अनुज भाई ने 2,000 लीटर चला दिए, बायोमास है नहीं, तो भी गड़बड़ है। अब हम इस स्थिति में कैसे आए, मोटा मोटा समझ लेते हैं। हमने जैसे ही हम खेत में नाइट्रोजन डालते हैं किसी भी रूप में, डीएपी के रूप में या यूरिया के रूप में, नाइट्रोजन का जब विघटन होता है, जब ये नाइट्रेट में बदलती है, पहले अमोनियम बदलेगी, फिर नाइट्रेट में बदलेगी, इस दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये उड़ती है ऊपर। तो ये अकेली नहीं उड़ती, ये CO2 बन के उड़ती है। CO का मतलब क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये आपके कार्बन को लेके उड़ती है। मतलब ये बायोमास जो आपने, अगर आपने 150 कुंटल वो डाला गोबर की खाद,
और आपने ये हरी खाद बो दी और 2 बोरी यूरिया फेंक दिया। आपने देखा होगा ढांचा गलाने के लिए लोग क्या करते हैं, यूरिया फेंकते हैं, जीरो, और फिर लोग कहते हैं जी हमारा रिजल्ट ना आया साहब। तुम्हारा रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? वो यूरिया कार्बन यार आपने खाना बनाया और जमीन पर डाल दिया, लात मार दी, उसमें लात क्यों मार रहे हैं? तो आपने जैसे यूरिया डाला लेके उड़ गया कार्बन को। इसीलिए हमें आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 ट्राली गोबर खाद डाल दी थी, गन्ना रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? किसी ने समझाई नहीं है बात, बताई किसी ने आज तक? मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, किसी भी साइंटिस्ट से, अच्छे साइंटिस्ट से जाके बात कर लो कि यूरिया कार्बन लेके उड़ता है या नहीं उड़ता है, धूप कार्बन लेके उड़ती है कि नहीं उड़ती है? धूप तो उड़ती है। फिर कहीं कुछ जुताई करो गर्मियों में, गन्ना जोतने बोने से पहले ना अप्रैल की गर्मी दिखा दो, बीमारी कमाएंगी, बीमारी तो कमाएंगे लेकिन कार्बन तो सपा गया। फंगस ही कम होगी खाली उससे। फंगस तो ट्राइकोडर्मा से कम होगी जो धूप लगाने से भी जो कुछ तरह की भाई। वो देसी तरीका कि मुझे ठंड लग रही, मैं रिजाइन नहीं लूंगा, लेकिन मैं धूप में बैठूंगा दिन भर, रात भर कुड़कुड़ करूंगा, एक रिजाइन बना सकते? तो सही तरीका क्या है यूरिया गिनने का? डालना ही नहीं है साले को, जरूरत क्या? उस वाली बायोमास दो और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया चलाओ। गन्ने के लिए एसिटोबैक्टर, अनाज वाली फसलों के लिए एजोस्पिरिलम, दाल वाली फसलों के लिए राइजोबियम, और आपकी बागवानी और सब्जी वर्ग के फसलों के लिए एजोटोबैक्टर। कहाँ जरूरत है आपको? आप करके देखो, अगर आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताना। गन्ने में जो आपने बताया हाँ यूरिया की पूर्ति करेगा भाई साहब, यही करे है, उसमें भी तो ये यूरिया लेकर थोड़ी पैदा हुए थे हम, हमें तो दे दिया गिफ्ट में। अब यूरिया क्या करता है कि जब जमीन में जाता है तो बहुत सारे नाइट्रोजन वाले जीवाणुओं को ये बहुत उत्तेजित कर देता है, और वो एक अंधाधुन बढ़वार देते हैं आपको, जिसमें जमीन का क्षय होता है, मतलब जमीन खराब होती है। जैसे दारू पिला कर मैं आपसे गाली दिलवा दूं किसी को, और आप बात में कहो यार वो राहुल ने यार गाली दिलवा दी। भाजी मैं तो गाली नहीं दे रहा, हमारा दारू पी के दे दीजिए, गलती हो गई। ऐसे वहां जमीन में भी होता है, और यही आपकी जमीन को खराब कर रहा है। तो हमें 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। एक तो कुदरत ने मिट्टी दे रखी, इसके अंदर केवल बायोमास डालना है, जीवाणु अपने आप आ जाएंगे, या थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हो कल्चर चला के, ऑटोमेटिक रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे आपको, ऑटोमेटिक। इतना डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम नुकसान नहीं देता है जितना यूरिया आपको नुकसान देता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि यूरिया का इमरजेंसी लग भी रही है आपको, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे दूसरा जमीन में नहीं जाएगा। तो यूरिया जमीन में डालने से जमीन खराब, कैंसर होगा, पानी खराब करेगा, इसके अनंत नुकसान है। सबसे बड़ी बात ये सत्यानाश कर रहा है ऊपर, भाई साहब। आप देखो, आप सारी दुनिया में जहां तहां मौसम गड़बड़ होने लगा। अब इसे केवल किसान ही, मैंने एक चीज को और पीछे पड़ा मैं कि ये किसानों के पीछे क्यों पड़े कि किसान ही करेगा, किसान। जब हमने साइंटिफिक बात समझी, बहुत साइंटिस्टों के पास गए, उन्होंने समझाया कि किसान ही बचा सकता है दुनिया को। देखो साहब, हमने दुनिया में हर चीज में महारत हासिल किया, इंसान ने खेती में महारत हासिल नहीं कर पाया, जो सबसे जरूरी है। अगर इंसान ने खुद को नहीं बदला प्रकृति के अनुसार और प्रकृति के साथ नहीं चले, तो डायनासोर का एक कभी दुनिया में राज था। आज डायनासोर दिखता है कहीं? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ अपने आप को ढाला नहीं। आदमी भी ऐसा ही है, आदमी सोचता है मैं प्रकृति से अलग हूं। अगर आप प्रकृति से अलग गए तो आपकी प्रजाति भी 200 साल पकड़ेगी नहीं, मनुष्य की प्रजाति 200 साल के अंदर अंदर सारा खेल खत्म है। मैं एकदम खुला कैमरे पे बोल रहा हूँ, जो मुझे 15 साल का अनुभव है। यानी मेरे सामने किसी को बैठाओ और जो मेरी बात को गलत साबित कर दे। आज सारी साइंस हर चीज ये बोल रही है। आपको एक ही चीज बचा। अच्छा, एक और फायदा है, जैसे ही ये 2% होगा ना आपकी जमीन में बायोमास, तो ये आसमान की गंदगी खींचने लगेगा। गंदगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, सोखता है ये मिट्टी, जीवाणु है इसके अंदर, तो ये कार्बन को फिक्स करेगा वातावरण से लेके। आप जो जमीन से ले रहे, आप ये तक इधर से दिमाग लगा रहे थे, जो प्राकृतिक तौर से खींचने लगेगा, तो वातावरण ना, कोई बात नहीं, होम तो लंबी नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर यहाँ आने का। इनका बेचारे इतनी दूर से गाड़ी चला के आए, इनको समझ में तो आए खेती, प्राकृतिक खेती करने जा रहे हूँ, कैसे करूं, तो ये ऑटोमेटिक खींचना शुरू कर देगा आपकी जमीन में। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जमीन को ठीक करना है तो आज की तारीख में
अब हम जो आज कर रहे हैं, हमें ये तरीका अभी छोड़ना नहीं है। हमें करना यह है कि इस बायोमास पे ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है और इनको रासायनिक को कम करना है। यूरिया 45 किलो डाल लेते तो पहले 25 पे आ जाओ, नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में 20 पे आ जाओ या 18 पे आ जाओ, तीसरी क्रॉप साइकिल में अब 15 पे चले जाओ, फिर 10 पे आ जाओ, फिर 5 पे आ जाओ, फिर 0 हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे साथ करो, मैं करवाता हूँ। हम लोग आपको फर्टिलाइजर का पूरा चार्ट बना के देते हैं मंथली कि आप इस तरीके से करो और भट्टी खाद बना के दो। तो खेती के 4 सूत्र हैं। पहला है आपका जीवाणु, दूसरा है बायोमास, तीसरा है जो भी खाद में देना है वो जैविक तौर से हो या गोबरी खाद हो, कुछ भी हो, पका के देना है, भट्टी खाद बना के दो। नंबर 3 है हार्मोन्स। जब आपकी जमीन को बायोमास कार्बन 1 से ऊपर जाता है तो पौधे के अंदर नेचुरली हार्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं। जब आप रिच रहोगे, पैसे वाले रहोगे, घर में सब कुछ सुपरनम थे, वैसे ही खुश रहोगे, तो 10 रुपये के खुश रहने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो जब जमीन में बायोमास कार्बन बढ़ेगा, जीवाणु बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक उसका जेनेटिक बदलेंगे जमीन के और वो आपको मदद करेंगे और आपकी फसल खुश रहेगी। तो आपको किसी हार्मोन्स की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए आप हार्मोन्स का प्रयोग करो। 1243 नंबर की वीडियो की तरह घर पे बना लो, नहीं तो आप केला गुरु का प्रयोग किसी भी उसमें हमने हार्मोन्स बना रखे हैं, आप कर सकते हैं। पहले घर पे बनाने शुरू करो, उत्पाद पे हमें जाना नहीं है। उसके साथ में हमें जब भी स्प्रे करना है, पहली बात तो प्रकृति ने स्प्रे की कोई व्यवस्था बनाई नहीं, क्योंकि हमने मित्र कीट मार लिए, मित्र फंगस खत्म कर दी, इसलिए हमें ऊपर से स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर ऊपर जो पानी का जो घनत्व है वो पौधे के रोम छिद्र से बहुत बड़ा है, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन पत्ते के अंदर नहीं जा पाता। दवाई हमारी जो भी हम स्प्रे करते हैं, जैविक हो या कैसा भी हो, तो वो पत्ते के अंदर उतरे, उसके लिए स्टिकर सिलिकॉन का आपको प्रयोग करना है। ये आप किसान कार्यशाला भी मंगवा सकते हैं और बाजार में भी आपको अवेलेबल होता है। 4 सूत्र हो गए, समझ में आए? अब जैसे आप कह रहे हैं कि बाजी मैं वर्मी कंपोस्ट की मेरी अपनी यूनिट है, मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार जो है अगर यूरिया डीएपी पे सब्सिडी दे सकती है तो उसको जो वर्मी कंपोस्ट है या जो कंपोस्ट खाद है उस पर भी सब्सिडी देना चाहिए किसान को। कि जो किसान अपने खेत में 250 कुंटल गोबर की खाद खरीद कर डालेगा उसको 30% या 50% सब्सिडी सरकार देगी। ऐसा करने में क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों नहीं डाल रहे किसान? पैसे है नहीं, डीएपी खरीद दोगे गोबर खाद, सही बात, तो बढ़ावा मिलेगा। हाँ। जो किसान अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट डालेगा तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली यूनिट से आप सीधा आप लाइसेंस बनाओ, एक पूरा सरकारी तौर पे चलो, सरकार को टैक्स दो और सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो जाओ और वर्मी कंपोस्ट वाली यूनिट से बोलो कि तुम्हारे यहाँ से जितने भी किसान लेंगे 50% सब्सिडी हम देंगे, तुम्हें किसानों से पैसा नहीं लेना, तुम्हें सब्सिडी हम देंगे। तो किसान कैसा जैविक बनाने का जी? आराम से आएगा, अपने आप जैविक पे चले जाओ। ये वैसे हमारी पट्टी पड़ी, हम कैसे चले जाए? सारे तो कर्जे में दबे पड़े। तो डीएपी खरीद दूं, यूरिया खरीद दूं, ये इसके ऊपर की टॉप बर्डर की दवाई खरीद दूं या मैं गोबर खाद खरीद दूं, मैं तो मर गया। हिसाब जोड़ लो, 400 रुपए कुंटल गन्ने का रेट है, हिसाब जोड़ोगे तो लॉस में जाओगे। कोई सही साहब भी हिसाब ही जोड़ना ना रहा खुले कैमरे पे, भैया हमारे हिसाब तो जोड़ ले। अब इसके 2 विकल्प है, या तो गन्ना छोड़ दो, क्रॉप से बदल लो, अपनी कम कर दो, जो चीज हमें फायदा नहीं दे रही हम तो उसे बदल देंगे भैया। दूसरे में भी ये हाल है। अब देखो प्याज बिक्री फिर रही, केले की ऐसी की तैसी होगी, 2-3 रुपए बिक्रिया। तो किसान के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये, मैंने क्या कहा था पहली लाइन पे ही कि सरकार, विज्ञान और किसान, ये तीनों को मिलके साथ काम करने की जरूरत है आज के दौर में। किसान मुख्य कड़ी है, किसान को हमें बिदकाना नहीं है। हमारे घर में हमारी बीवी गलती बोल रहा है, हम सुनना पड़ा है क्योंकि वो घर चला रही, तो किसान देश चला रहा है। अगर कहीं वो उत्तेजित भी हो रहा है क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है, तो हमारा काम है उसको समझाना, प्यार से समझाना, लठों से नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार, मैं क्या चाहता हूं, शहरी किसान चाहे कि सरकार सब्सिडी दे हमें इन चीजों पे। अब सब्सिडी आ रही है, जैसे मैंने सुना था कि अगर आप 1 हेक्टेयर में करोगे जैविक खेती तो आपको कुछ अंश मिलेगा। वो तो 1-2 किसानों को मिलेगा यार, जो लॉस खाएंगे। अगर आपका नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। ऐसा नहीं, हमें ऐसा वाला दे दो, या फिर ऐसा कर दो जो 1 बोरी डीएपी खरीदेगा उसे 4 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीदना पड़ेगा। फायदा भी है उसका, फायदा भी होगा, कंपलसरी है। तो वो डाल देगा भी खेत में, और वो जो आप उसे वर्मी कंपोस्ट दे रहे हो वो उसे सब्सिडी दिलवाओ 50% पे, बिल्कुल सही बात है। जैसा डीएपी पे सब्सिडी आई।
आपके 4 बोरी की खपत है तो आपको 2 बोरी मिलेंगी, 2 बोरी के बदले में आपको वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, लेकिन चिंता मत करो सब्सिडी पे मिलेगा आपको। हाँ। तो किसान डालने का ना डालेगा आराम से। जो हमारे देश के लड़के हैं जो उद्यम में उतर रहे हैं, किसानों के बालक तो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कौन बनिएगा बालक कौन बना रहा है, तो इन बालकों का भी आजीविका चलेगी। ये पढ़े लिखे बालक आज आकर के खेत में काम कर रहे हैं, इनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। सही बात है। एक और चीज होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, वो ये है कि जैसे आपने यूरिया और डीएपी की एक सीमा बांध दी कि इतने एकड़ के किसान को उसमें ले आइयो बोतल रखी पानी की, 1 एकड़ के किसान को आपने कह दिया कि 1 बोरी मिलेगी, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लिमिटेड है यूरिया डीएपी, लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही आप पेस्टिसाइड को लिमिटेड क्यों नहीं करते, कुछ भी नहीं लिमिटेड। फंगीसाइड को लिमिटेड क्यों नहीं करते हाँ, कि 1 एकड़ का किसान अगर 2 एकड़ की दवाई जितने किसान है, जैसा सरदार जी आप 75 बीघे किसान है, तो 75 बीघे के लिए संस्तुति दुकान वाले की नहीं चलेगी, यहाँ पे सर कृषि विभाग की नहीं चलेगी, कृषि विज्ञान केंद्र की संस्तुति चलेगी, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र कभी भी गलत राय नहीं देता, ये मेरा अपना मानना है। आगे रखी है ड्राइवर साइड में, हाँ कोई बात नहीं, वो कभी गलत राय नहीं देगा। तो अगर हमें ये कह दिया कि 0.75 ml आपको फलानी केमिकल दवाई डालनी है, पहली बात तो डालनी नहीं है, लेकिन अगर डालनी भी है तो कृषि विज्ञान केंद्र देगा कि 4 एकड़ के किसान को 1 साल में इतनी क्लोरोपाइरीफास देनी है, उससे ज्यादा अगर किसान को दी तो देने वाले के ऊपर केस होगा, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि आपने इधर अंगूठा मारा और उधर आपकी दवाई ऐड हो गई कि भैया आपने मेरठ से खरीद लीजिए, जैसे हमारी कैंटीन, मैं 5 बोतल ले सकता हूँ दारू की, तो मैं अगर ये सोचूं कोट द्वार से लाकर मेरठ भी चला जाऊं तो मेरठ वाला तुरंत कहेगा काट देते हो कि भाई साहब 16 तारीख में 5 निकाल ली, अगले महीने आइयो। ऐसा किसान के आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। हमने आधार कार्ड अंगूठा लगाया कि भैया तुम्हारी जो है कौन सी फसल है, अगले 4 महीने तक 6 महीने तक की फसल के लिए इतनी क्लोरोफायर इतनी फंगीसाइड, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो क्या ये इसका गेम रुकेगा नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रास्ता दिखाएं, मतलब किसान को रास्ता दिखाएं हाँ, और उसके विकल्प बताएं किसान को। विकल्प बताएं उसको। अब किसान कहेगा जी मेरा तो इतनी में काम नहीं चल रहा, रेजिस्टेंट पावर ज्यादा हो गई, इस समय 1.5 ml की रेजिस्टेंट पावर है, मैं 0.75 ml क्या करूंगा कि तो भैया बायोलॉजिकल डाल, अब 10 पत्ती अर्क बना, तो किसान आएगा साहब इस तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरिया डीएपी खत्म कर दो, पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड ये कोई दिक्कत नहीं, ना रहने दो, केवल मुंह से बोल लो, हाँ हाँ बिल्कुल, मुंह से बोलो कि ये जहर है, हाँ। जैसा शराब को बोतल पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दबा के पी रहे हैं रोज, गुटके पे लिखा हानिकारक है, दबा के बिक रहा है, सिगरेट पे बैन करो, हाँ तो बिकेगा नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म है। तो ये सुधार जब तक नहीं आएंगे, हाँ, सरकार विज्ञान और किसान के लेवल पे, किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी अपना काम करना पड़ेगा, और आपका विज्ञान को भी इस पे आना पड़ेगा। जब तक तीनों मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा बदलाव खेती में आने वाला है। मेरे जैसे लोग भोगते जाएंगे और मरते जाएंगे, भोगते जाएंगे और मरते जाएंगे, और एक दिन ये मानवता खत्म हो जाएगी अगर हम जैसे पागलों की बातें नहीं सुनी गई तो। बिल्कुल। राजीव दीक्षित थे, बहुत समझाया उन्होंने, नहीं समझे लोग, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनको उड़ा दिया रास्ते में से, किसने क्या कर लिया? सही बात है। लोग क्या करेंगे, दूसरा आदमी ढूंढ लेंगे, तीसरा ढूंढ लेंगे, विकल्प ढूंढ लेंगे। कब तक विकल्प ढूंढोगे? अपनी आत्मा को जगाओ, अपने अंदर से जागो। अब बात आ रही थी आपकी कि मैं अगर वर्मी कंपोस्ट के दम पर खेती करना चाहूँ तो कितनी करूँ, तो आपको 150 कुंटल गोबर की खाद, देखो वो तो बायोमास के रूप में चाहिए। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट तो है कच्चा भोजन जो खेत में जरूरी है, खाली वर्मी कंपोस्ट के दम पे ही खेती नहीं हो सकती। देखो किसका, खाली वर्मी कंपोस्ट के दम पे खेती नहीं हो सकती। 1 एकड़ में मेरे हिसाब से 25 से 50 कुंटल गोबर की खाद चाहिए, सॉरी वर्मी कंपोस्ट चाहिए आपकी, 25 से 50 1 एकड़ में, ठीक है, 25 से 50 कुंटल। पहले साल 25 कुंटल आपको वर्मी कंपोस्ट देनी पड़ेगी, 150 कुंटल गोबर की खाद के साथ। छोटी फसल में जैसे गेहूं, धान, मटर, मक्का, चना, सब्जियों की फसल। लेकिन अगर बहुवर्षीय फसल कर रहे हो, गन्ने की फसल कर रहे हो, तो आपको कम से कम 40 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में जब तक आप नहीं दोगे 4 पार्ट में, इसके अलावा कुछ नहीं देना आपने, फिर ना यूरिया, ना डीएपी, ना पोटाश, ना जिंक, ना सल्फर, नथिंग, कुछ नहीं, तो मेरी गारंटी आपको उत्पादन नहीं गिरेगा, मैं साथ में खड़ा हूँ।
बशर्ते साथ में आपके बैक्टीरिया कल्चर चलने चाहिए। हाँ। एक्चुअल डोज का पता होना चाहिए कि मुझे मेरे खेत में देना कितना है। अब 5-5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डालना है, क्या हो रहा है उससे बेचारे से? हाँ, डोज बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम है। हाँ, हाँ, आप देखो ना, इसमें 1% नाइट्रोजन होती है। हाँ, 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 40 कुंटल डालोगे तब जा करके 40 किलो होगी। बिल्कुल सही बात। 40 किलो का मतलब है 2 कट्टे यूरिया। तो 2 कट्टे यूरिया गेहूं को चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन की हालत वैसे भी ज्यादा ही खराब है। फास्फोरस, हाँ, पोटास इसमें कितनी है? हाँ, तो वो उतनी, जब 2 कट्टे आज यूरिया दे रहे हो तो 2 कट्टे के बराबर भी तो मटेरियल देना पड़ेगा ना सरदार जी। हाँ, सही बात। और नहीं दोगे तो कहां से होगा? पूर्ति नहीं हो पाएगी न्यूट्रिशन। तो आपका जो 25 कुंटल देना है, तो 25 कुंटल से कितना होगा? 25 किलो। बाकी की आपके खेत में कूड़ा आपने डाला, कूड़ा हरी खाद डाली आपने अपने खेत में, और आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ये भी हैं, और इसमें से भी घोल रहे हैं कुछ जो पड़ा। अब बात आती है कि साहब एक साल में ये जो हमने बोला घोलते हैं पड़े हुए को घोल रहे हैं, जीवाणु जो जमीन में पड़ा है उसको घोल के भोजन बना के दे देते हैं, कितने % घोल रहे हैं जी? ये सवाल किसी ने नहीं करा मुझसे आज तक। ये 25 से 30% के बीच में उपलब्ध करवाते हैं घोल के अपनी तरफ से जो पड़ा, तो 30% वो हो गई, तो हमारा हो गया काम गेहूं का 25 कुंटल में। अब 25 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डाल के गेहूं को उगाओ और मैं दूंगा पैसे वापस अगर नहीं रिजल्ट आया तो। तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या जीवन भर ऐसा करना? नहीं, 3 साल। जहां आपकी जमीन का बायोमास कार्बन रेख से ऊपर गया, फिर ये बहुत तेज बढ़ेगा। शुरू में तो जीव निकाल देगा ये 0.35 से 5 वगैरह में गाड़ी नहीं उठे करती। एक बार स्टार्ट हो गया, जाटो में देखा इंजन 5 हैंडल लगाए, तो आपको 6ठे हैंडल में हल्का सा कच्चा धुआं आवे। अभी तो इंजन स्टार्ट करे बालको ने नहीं करे, हमने तो करे, जब पुट्टी काटते थे धुआं आ जाता था, लीवर पकड़ते घट, पहला ऐसा ट्रैक्टर था, हो चुक। ठीक है, ऐसे ही ये जमीन है, जहां कार्बन 50 कूदा अनुज भाई, फिर ये बहुत तेज बढ़ता है, और एक जहां पहुंचा तो 2 होने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे किसान ने मुझे कल रिपोर्ट भेजी, उनका बायोमास कार्बन 2.5 है, हिमाचल के रहने वाले हैं, नया लड़का है ललित। मजा आ गया जमीन का कार्बन देख के, बोला यार तू राजा हो गया। बहुत है। तो ये तरीका है साहब इसको बढ़ाने का। जैसे जैसे आपके बायोमास कार्बन बढ़ेगा, आपको ये चीजें कम करती जानी है। क्रॉप बाय क्रॉप हम आपको गाइडलाइन करते हैं। कार्बन नापने के लिए बहुत सारी किट आती है, मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको, वो किट मंगवा लेना। 1100 रुपए के आसपास की है, और उसमें बहुत सारे सैंपल आते हैं। अपना उसमें मिट्टी डालो और बस घोल के कलर देख लो, उसका एक पत्ता दे रखा उन्होंने, उसमें मैच कर लो, तो वो सब दे रखा, मेरा कलर कैसा, अच्छा तो मेरा कार्बन इतना है। तो ये भी किसान कर रहा है, और ये वैज्ञानिक बना रहे हैं। ये भी किसान कर रहे हैं, कार्यशाला में करवा दूं मैं। अजी मैं क्या क्या करूं महाराज, मेरे तो रोटी खानी भारी। इसमें कोशिश करेंगे, हम लगे हैं इस प्रयास में कि वो किट आपको उपलब्ध कराई जाए, तो किसान अपने घर पे अपनी मिट्टी की जांच कर ले। केवल ऑर्गेनिक बायोमास पे ध्यान दो, बाकी सब अपने आप नॉर्मल। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये आपका पीएच से लेके आईसी से लेके हर चीज तक अपने आप मेंटेन कर लेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है खेती करने का।